चाइना से आप इसे जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको भारत के सिपाहियों की इतनी बड़ी चिंता है तो आपने अभी तक उन 20 सिपाहियों की मौत का बदला क्यों नहीं लिया जिनको बड़ी निर्ममता से चीनी सिपाहियों ने गलवान घाटी में मार दिया था। आपके प्रधानमंत्री चुप रहे, आप लोग चुप रहे, कायरों की तरह आप चुप रहे, डरपोकों की तरह आप चुप रहे। आपका डरपोक का और कायरता का बड़ा पुराना इतिहास है। आप लोग माफ़ी वीर हैं, इसलिए भारतीय किसानों को, भारतीय जवानों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जिस एमएसपी को वो नरेंद्र मोदी जी बोलकर दे रहे हैं उसे लिख कर दे दें। उनके कानूनी अधिकार, उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें कि जैसे कि अगर वो कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकें। लेकिन एक कमाल की बात है, नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए इन कानूनों में सबसे ज़्यादा लोगों के, किसानों का मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। आज लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं और आज 23 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से बीजेपी का और भाजपा सरकार का और संघियों का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ तो बीजेपी के लोगों ने इसे खालिस्तानियों का आंदोलन बताना शुरू कर दिया। 2 दिन और बीते, उसके बाद में फिर उन्हें बताना शुरू कर दिया कि ये लोग नक्सली हैं। इसके बाद में योगी जी कहने लगे, आप देख लीजिए, सुन लीजिए कि योगी जी का बयान है। वो ये कहने लगे कि ये किसान नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं, धारा 370 को हटाने पर तकलीफ है, इन्हें राम मंदिर के बनने पर तकलीफ है, जिन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है, उनकी परेशानी तब भी सामने जा रही थी जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर की ये समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर की समस्या उनके चंदा उगाही का एक माध्यम था। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न हो करके। कि कैसे कैसे बयान, कैसे कैसे विचार इनके मन में आते हैं, बड़े ही विचित्र विचार हैं। इसके अलावा आप देखिए, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी बिहार में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 62 में यानी 1962 में चाइना वार के समय देश का साथ छोड़ दिया था। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ध्यान से सुन लेना भाई, 1962 की याद को ताजा करो। 1962 की लड़ाई जब चल रही थी तो ऐसे विचारधारा के लोग भारत के साथ नहीं थे। वैसे विचारधारे वाले लोग जो भारत के साथ नहीं थे, 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। 21वीं सदी है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। 1962 आज कौन नहीं जानता है? हमारे लेह और लद्दाख की सीमा पर, देश की सीमा पर जहां अभी तैनात अपनी हमारी यहां बहन बैठी है, सीआरपी के जवान अपनी जवानी और जान लगा देता है, तब यह देश के लोग चैन की नींद सोते हैं, सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज जिस प्रकार से ट्रेनें रोकी गई है लेह और लद्दाख में, आज ट्रक नहीं जा सकता, ट्रेन रसद से, खाद्य सामग्रियों से भरा हुआ
उन देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोगों के ट्रेन को भी लोगों ने रोका है। किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता, 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। मैं नित्यानंद राय जी को एक सलाह मशवरा दूंगा कि वो बड़ा शांति से किसी मानसिक रुग्णालय में या किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। दूसरी बात यह कि 1962 में देश का हर बच्चा देश के साथ था और चाइना से आप इसे जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको भारत के सिपाहियों की इतनी बड़ी चिंता है तो आपने अभी तक उन 20 सिपाहियों की मौत का बदला क्यों नहीं लिया जिनको बड़ी निर्ममता से चीनी सिपाहियों ने गलवान घाटी में मार दिया था। आपके प्रधानमंत्री चुप रहे, आप लोग चुप रहे, कायरों की तरह आप चुप रहे, डरपोकों की तरह आप चुप रहे। आपका डरपोक का और कायरता का बड़ा पुराना इतिहास है। आप लोग माफ़ी वीर हैं, इसलिए भारतीय किसानों को, भारतीय जवानों को बदनाम करने की कोशिश ना करें, उनके ऊपर कोई लांछन ना लगाएं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी देशभक्ति अमीरों को, पूंजीपतियों को देश बेचने से होती है तो हमें इस देशभक्ति से माफ़ करना। हम ऐसी देशभक्ति बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप चाहें तो आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों को आगे भी कोई अगर मुहावरा हो, कोई शब्द हो तो आप हमें कह सकते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी, जो भी आप चाहें हमें कह सकते हैं। आज के राष्ट्रीय किसान दिवस पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार जी, आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने जो सवालात किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन कई हजार जो किसान संगठन है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो किसानों के हित में, जो अन्नदाताओं के हित में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो है वो डेरा डाले हुए हैं। इस दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर का जो टेम्परेचर है वो अब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आया हुआ है। फिर भी इस देश के जो अन्नदाता हैं वो अपनी मांग को लेकर, किसानों की आज़ादी को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर, मैं जिस आज़ादी की बात कर रहा हूं वो आज़ादी किसानों की आज़ादी की बात कर रहा हूं कि फिर से किसानों को कैसे गुलाम बनाया जा रहा है, उस गुलामी के खिलाफ ये जो नरेंद्र मोदी की और टीम की जो सरकार है, जिसने 3 बिल पास किए हैं, इन बिल के खिलाफ हरियाणा, पंजाब सहित तमाम इस देश के अलग अलग हिस्सों के किसान अपने अपने जगह पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित के खिलाफ है, किसानों के लिए नहीं है, ये बिल नहीं है बल्कि कानून नहीं है, काला कानून है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने नील्हे और तमाम जमींदारी प्रथा बनाई थी और उस समय के लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया था, महात्मा गांधी गुजरात से चलकर किसानों के पक्ष में आंदोलन किए थे, आज उसी गुजरात का ये 2 व्यक्ति इस देश को बर्बाद कर रहा है। जब जेएनयू में छात्र अपने हित की बात करते हैं, जब नागरिकता के खिलाफ अपनी बात करते हैं, वो देशद्रोही नक्सलवाद हो जाते हैं। जब कोई मुसलमान आवाज उठाता है वो हिंदू मुसलमान हो जाता है। आज जब अन्नदाता अपनी आवाज उठा रहे हैं तो वो फिर से एक बार खालिस्तानी हो गया, फिर एक बार उससे पाकिस्तानी हो गया, चाइनीज हो गया और नक्सलवादी हो गया। ये तमाम जो प्रोपगंडा नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है, इसे कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और आज पूरा किसान एकजुट है, पूरे देश का किसान एकजुट है और ये ईंट से ईंट बजाने की पूरी तैयारी कर रखी है कि ऐसी निरंकुश सरकार को, ऐसे अव्यवहारिक सरकार को, ऐसे गैर कानूनी सरकार को जो तमाम एक्टिविटी गैर कानूनी करती है। आप देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि जो लोग मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, जरा वो सोचे कि अब तक 2014 से लेकर 2020 का दिसंबर 22-23 तारीख है, आज 23 तारीख तक एक भी ऐसा काम जो देश हित में किया हो। जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के दौरान क्या कहा गया कि भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन में हम देश को एक ऐसा
विकसित राष्ट्र बना देंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे किसी चौराहे पर जूते से मारना, फांसी पर लटका देना। आज जरा देखिए 6 साल के बाद क्या स्थिति है। फिर उसके बाद हुआ कि जो है नोटबंदी से आतंकवादी नक्सलवादी हमले खत्म हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा नक्सलवादी और जो आतंकवादी हमले नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराई या नरेंद्र मोदी की सरकार के शासनकाल में हुआ। फिर जो है आप देख सकते हैं उन्होंने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप देख सकते हैं कि एक एक करके पूरे देश को बेच दिया गया। फिर जब कोरोना काल आया तो कहा कि 21 दिन दे दीजिए, 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज तक वैक्सीन नहीं आई। बिहार में वैक्सीन बेचकर, जो कि वैक्सीन आई नहीं, लेकिन वैक्सीन बेचकर सरकार बना ली, लोगों को बेवकूफ बनाकर सरकार बना लिया या जैसे भी बनाया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज तक एक भी काम ऐसा किया हो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिससे कह दिया जाए कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं फिर किसानों की बात कर रहा हूं। पहले तो ये जो है डेमोक्रेसी पर हमला किया, इनकी सरकार ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, फिर जुडिशरी को डिस्ट्रॉय किया। आपने देखा होगा सीबीआई को सीबीआई से लड़ाया, पुलिस वर्सेस पुलिस हुआ, पुलिस वर्सेस सीबीआई हुआ, फिर पुलिस वर्सेस एडवोकेट्स हुआ। आप क्या कह रहे, हिंदू वर्सेस मुसलमान, फिर जो है कोर्ट वर्सेस कोर्ट हुआ। कौन सा देश चलाना चाह रहे हैं? तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अब ये तमाम लड़ाई हो चुकी है। अब ये जंगल के, अब जमीन को इन्होंने बेचा, जमीन को बेचा, अब जंगल जमीन को बेचना चाह रहे हैं। ये मुट्ठी भर चंद जो इस देश का उद्योगपति है, इसमें अडानी अंबानी आता है, इनको ये चंद लोगों को बेचना चाहते हैं, किसानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इस देश के लिए नहीं है, ये 125 करोड़ जनता के लिए नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। ये सारा काम उस उद्योगपतियों के लिए किया जाता है। और आज हालात ये है कि रोजगार चला गया। आज हालात ये है कि आपके पास शिक्षा नहीं बचा, आपके पास आपका जमीन नहीं बचा, अब जमीन भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं इस देश के तमाम किसानों को, इन देश के तमाम किसान संगठनों को और जो लोग घर में आज भी बैठे हैं उनसे अपील है मेरी कि आप घर से बाहर निकलिए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, जो भी आसपास का बॉर्डर है, तिगरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां भी है, आप वहां पहुंचिए, किसानों के हित में खड़ा होइए, किसानों की आवाज को बुलंद करिए, अन्नदाताओं के हित में खड़ा होइए, क्योंकि इस देश का किसान अगर बचेगा तभी आप बचेंगे। इस देश के किसान के हित में खड़ा होना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका इस देश के किसानों के हित में खड़ा होना आपकी जवाबदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप देश के किसानों के हित में खड़े हों, किसानों के पक्ष में आवाज उठाएं। देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, अन्नदाताओं को बचाना है, इस देश को बचाना है, इस देश की परंपरा को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, इस देश की मजहबी एकता को बचाना है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस देश की जुडिशरी को बचाना है, और सबसे बड़ी बात, इस देश की मानवता को बचाना है, अन्नदाताओं को बचाना है। आइए, रोड पर आइए, आवाज उठाइए और इस निरंकुश सरकार के खिलाफ इसे बताने समझाने में कामयाब होइए कि ये कानून नहीं है, ये काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं, ये किसानों के विरुद्ध में कानून है, ये जंगल जमीन को बेचने का कानून है। इसलिए आवाज उठानी पड़ेगी। आप सुदीप भोला के प्रसंग को, कविता को एक बार सुने और जरा उस कविता को लोगों तक सुनाएं। किस देश का किसान किस तरीके से आज पीस रहा है नरेंद्र मोदी के निरंकुश सरकार में। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान
की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की टूटी माला बिखरी किस्मत आज किसान। अरे किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार। सरे आम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की टूटी माला जिंदाबाद। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, हल लेकर चलता है। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। क्या हल लगाया है, वाह 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 वाह। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते। देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की टूटी माला जैसे। बेटा कविता हो गई है तो तुझसे। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। बड़ी हृदय विदारक कविता आपने सुनवाई हमें प्रमोद जी, और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर हमारी बातों से हमारे चैनल में अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है तो कृपया हमें शाबाशी चाहे ना दें, लेकिन आप हमारी कमियों को हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उनको ठीक करके आगे बढ़ सकें, आप तक अपने सही विचार, सही राष्ट्रवादी विचार आप तक ला सकें। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी इज स्मार्ट मेमोरी। आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू?